हेलो एंड वेलकम टू प्रवीण ज्ञानोदय क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे कैसे उदय हुआ था और कितना ईस्वी में हुआ था, वहाँ के राजा कौन थे। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि राष्ट्रवाद हम लोग किसको कहेंगे, राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद से संबंधित मैं आपको यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। एक होता है राष्ट्रवाद और दूसरा होता है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। राष्ट्रवाद किसको कहेंगे? जब किसी व्यक्ति के मन में, जब कोई भी व्यक्ति होगा उसके मन में यदि राष्ट्रवाद की भावना यदि जगती है, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में उसके राष्ट्र के प्रति, उसके देश के मन में जो है सम्मान की भावना जब जगती है, तो यही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्लियर हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के मन में उसके देश के प्रति या उसके राष्ट्र के प्रति जो उसके सम्मान की जो भावना है, वही क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। और दूसरा यहाँ पे ये है कि राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी हम लोग किसको कहेंगे? तो राष्ट्रवादी हम लोग उसको कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपना बिना फायदा देखे हुए यदि राष्ट्र के हित में काम करे, है ना, तो उसको, उस प्रकार के लोगों को हम लोग क्या कहेंगे कि ये लोग जो है वो राष्ट्रवादी है। क्लियर हुई बातें, समझ में आया? अब सवाल यहाँ पे ये है, अब राष्ट्रवाद तो समझ में आ गया सब लोगों को, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी क्या है। लेकिन यहाँ पे ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद हो रहा है। अब यूरोप के बारे में थोड़ा सा आप समझिए। यूरोप में कौन कौन सा देश आ रहा था? जैसे हो गया फ्रांस, उसके बाद हो गया रूस, उसके बाद इजराइल हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रिया हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे देश थे जो यूरोपियन कंट्री के अंतर्गत आते थे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यदि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, इसका मतलब है कि इन सभी देशों में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये सभी देश जो है वो यूरोपियन कंट्री में आते हैं, यूरोपीय देशों में आते हैं। इसका मतलब है कि इन सभी देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था वो सबसे पहले इन सभी देशों में जो है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले राष्ट्रवाद नहीं था, इससे पहले राष्ट्रवाद था, लेकिन सबसे पहले जो है साल था 1789। 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस में राष्ट्रवाद का क्या हुआ था? उदय हुआ था। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, तो आप लोग क्या कहेंगे? 1789 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें समझाना चाहूंगा। जिस समय में फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, उस समय में बहुत सारे ऐसे कुछ घटनाएं हुई थी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे फ्रांस जो है वो एक देश है, एक यूरोप का एक देश है। और जिस समय में यहाँ पे राष्ट्रवाद लोगों के मन में जब जग रहा था, तो उस टाइम में क्या था कि फ्रांस जो है वो एक बड़ा सा देश नहीं था। वो क्या था कि एक छोटे छोटे जो है वो कस्बों में, एक जगहों में, गांव के जैसा, जैसे अपने यहाँ गांव होता है उसी प्रकार से गांव में बटा हुआ था। ये फ्रांस जो है वो एक फ्रांस, अभी का फ्रांस नहीं था। वो छोटे छोटे भागों में क्या था, विभक्त था। इस तरीके से अलग अलग भागों में ये बटा था। और इन सभी तीनों जगहों का, या जितने भी जगह उस टाइम में थे, उन सभी जगहों का जो झंडा हुआ करता था वो भी अलग हुआ करता था। मतलब इस जगह का झंडा अलग हो गया, इस जगह का झंडा अलग हो गया, इस जगह का झंडा अलग हो गया। इस प्रकार से इन सभी जगहों का जो झंडा हुआ करता था वो भी अलग हुआ करता था। अब समझने वाली बात यह है कि फ्रांस जो है वो अलग अलग यदि हिस्सों में बटा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये जो लोग थे, ये इस जगह पे लोग थे, इस जगह पे लोग थे और इस जगह पे लोग थे, ये लोग आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे। इसके झंडे का सम्मान ये नहीं करता था और इसके झंडे का सम्मान ये नहीं करता था। तो उस टाइम में ये लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे। तो जब धीरे धीरे इनके बच्चे जो है, इनके बच्चे लोगों ने जो मिलकर के धीरे धीरे पढ़ाई किया, तो मान लीजिए कि कोई आदमी एजुकेटेड होगा, उसके पास शिक्षा आएगी, तो उसके पास जो है दुनिया का नॉलेज जो है उसके पास आ जाता है कि कैसे कैसे क्या करना है, उसका कहाँ तक अधिकार है, उन सभी चीजों के बारे में उसको नॉलेज हो जाती है। तो जब इन लोगों ने जो है यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पे रहने वाले और यहाँ पे रहने वाले लोगों ने जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाया, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाया, तो जब बच्चे जो है बड़े हो गए तो उनको दुनियादारी की समझ आ गई कि नहीं, वास्तव में जो है ये लोग जो है उतना ज्यादा तो डेवलप नहीं थे। अब इनके बच्चे पढ़ लिए,
अब होता क्या था कि जिस समय में वहां पे राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, वहां पर जो है फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। चूंकि ये राजा जो था इसका मेन नाम है लुई, लेकिन ये जो है ना फ्रांस का 16वें नंबर का राजा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया लुई 16वां। अब यहाँ पर जो है आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि लुई 16वां जो है वो किस राजवंश का था। तो लुई 16वां जो है ना वो बुर्बो राजवंश का था, शासक था। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि लुई 16वां किस राजवंश का था, तो आप ये जवाब दीजिएगा कि ये जो है वो बुर्बो राजवंश का क्या था, शासक था। अब जिस समय में फ्रांस में क्रांति होनी शुरू हुई उस समय ये बच्चे लोग जो है वो क्या किया कि जब ये बड़े हो गए तो ये फ्रांस जो है वो जब कई अलग अलग भागों में ये जो बटा हुआ था इन सभी भागों को जोड़ने का काम किया। अब कैसे जोड़ा, यहाँ पे देखिए ये सभी बच्चों ने क्या किया कि जब ये पढ़ लिख लिए तो इन सभी जगहों के लोगों को क्या किया कि इसके मन में राष्ट्रवाद की भावना जगाने लगा। अब राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए इनके मन में अलग अलग तरीके का उपाय था, अलग अलग तरीके से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगाते थे। अब वहां पर जो है इन लोगों ने नारा लगाना चालू किया कि जो है पितृभूमि और नागरिकता का। कहने का मतलब है पितृभूमि का मतलब होता है कि ये जो जमीन है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये बाप दादा का जमीन है। अब क्यों ऐसा नारा लगाया यहाँ पे समझिए। ये जो लुई 16वां था ना ये बहुत ही क्रूर जो है एकदम शासक था, एकदम क्रूर टाइप का जो है एकदम बदमाश टाइप का जो है ये शासक था। अब ये करता क्या था कि ये जो मूर्ख लोग हैं, ये जो गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, इन सभी कमजोर लोगों का खेत होता था इन्हीं का, लेकिन इन लोगों से ये क्या करता था कि काम करवाया करता था। और काम करवाने के बाद जो साल में जो उपज होती थी उस उपज का आधा से ज्यादा हिस्सा जो है ये लुई 16वां ले लिया करता था। तो ये बच्चे जो है जब ये देखे कि ऐसा ऐसा जो है हमारे माता पिता के साथ हो रहा है तो वहां पे क्या होता है कि ये बच्चे लोग जो है वो समझाते हैं अपने गार्जियन को कि देखिए खेत जो है वो हमारा है, हमने उपज इसमें किया है, और जब उपज जो है ज्यादा होती है तो राजा क्या करता है कि आधे से ज्यादा जो हिस्सा होता है वो खुद ले लेता है, तो हमको तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो वो इस तरीके से बात को समझाता है और वहां पे ही जो है ये लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम लोगों के बीच में शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको ये बात पता चल चुका होता है कि लुई 16वां जो है वो एक क्रूर शासक है, वो हमारे लिए जो है सही नहीं है। तब जो है ये सब बच्चे लोग क्या किए कि अलग अलग जगह पर जाकर भिन्न भिन्न जगहों पर जो है लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगाने लगे। और किस तरीके से जगाए, जगह जगह पर जो है नुक्कड़ नाटक का प्रयोग करना चालू कर दिया। अब नुक्कड़ नाटक का मतलब क्या होता है, जैसे अपने गाँव वार में देखते होंगे कहीं कहीं पर जो है विदेशिया टाइप का डांस होता है, उसी प्रकार से ये बच्चे लोग जो है वो क्या किए कि जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक जो है लगाना चालू कर दिए और लोगों को जो है वहां पर नारा लगाना चालू कर दिए नागरिकता का और पितृभूमि का कि ये जो जमीन है वो हमारे बाप दादा का जमीन है और राजा जो है जबरदस्ती हम पर जो है वो कब्जा किए हुए थे। इस तरीके का नारा लगा दिया तो लोगों के मन में क्या हुआ कि यहाँ से जो है उसके मन में जो भावना चालू जो है एकदम एकदम भावना अंदर से जो है वो पनपने लगा कि नहीं ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि जमीन जो है वो तो है हमारा, उपज भी खेती भी इस पर हम ही करते हैं, लेकिन जब उपज होता है तो इससे आधा से ज्यादा हिस्सा तो राजा ले लेता है, तो हमको तो कुछ बचता नहीं है। तो लोग जो है इनकी बातों को समझना चालू किया और लोगों के मन में जो है उस टाइम में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो जगना शुरू हो गया। अब ये लोग जो है वहां पर जो है यहाँ पर ये बच्चे लोग इन सभी जगहों के लोगों पर अलग अलग जगहों पर जाकर के एक ग्रुप बना करके एक संस्था बना करके लोगों के बीच जाना चालू किया और वहां पर जो है ये सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिले। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये सब लोग आपस में मिल गए तो यहाँ पर एक निर्णय लिया गया कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना वो अलग अलग क्षेत्र में नहीं रहेगा, ये एक ही क्षेत्र में रहेगा, ठीक है। तो उस प्रकार से ये सभी जगहों को अलग नहीं किया गया, ये सभी जगहों को जोड़ करके पूरा का पूरा एक देश बनाया गया जो क्या था, फ्रांस था। और यहाँ पे लोगों के बीच में कहा कि देखो बात ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि ये सब लोग जो है वो लड़ाई करते रहता है, तो इसीलिए हमको जो है ये झंडा का कोई किसी का सम्मान नहीं करता है, तो एक ऐसा झंडा बनना चाहिए जिस झंडे का सभी लोग सम्मान करें। तो यहाँ पे क्या किया गया कि एक विशेष प्रकार का झंडा बनाया गया, एक राष्ट्रगीत बनाया गया और तब जाकर के उस गीत का, राष्ट्रगीत का और इस झंडे का सभी लोग सम्मान करने लगे और तब जाकर के वहां पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि ये जो क्रूर शासक है, बाद में इस लुई 16वें को जो है ना यहाँ से इसका राजशाही को लोग खत्म कर दिया और बाद में जो है इसको जो है फांसी वगैरह दे दिया गया इसकी पत्नी के साथ ही इसको। तो आप इस बात को याद रखिएगा, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रवाद का उदय कितना ईस्वी में हुआ था तो आप बताइएगा 1789 ईस्वी में। उसके बाद किस देश में हुआ था तो यूरोपीय देशों में हुआ था। और यूरोप के कौन से देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो सबसे पहले हुआ था फ्रांस में।
और ऐसा नहीं है कि फ्रांस में जो है सबसे पहले हुआ था, इससे पहले भी राष्ट्रवाद था, लेकिन वो दुनिया के सामने उभर करके आया था 1789 ईस्वी में, और वो भी फ्रांस में आया था। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्रांति के समय में वहां का राजा कौन था, तो वहां का राजा जो था वो लुई 16वां था। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि लुई 16वां जो है वो किस राजवंश का शासक था, तो याद रखिएगा लुई 16वां जो है वो बुर्बो राजवंश का जो है वो शासक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछ देगा कि जब जब लोग जो है वहां पर राष्ट्रवाद की भावना को जगा रहे थे, तब वहां पे उन्होंने किस प्रकार का नारा लगाया था, तो वहां पे उन्होंने जो है पितृभूमि का और उसके बाद जो है नागरिकता का जो है वो लोगों ने नारा लगाया था। तो इस प्रकार से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगी थी। तो आज उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और घर पे जाकर के जितनी बातों को हमने बताया उतना बातों को आप अच्छे से समझिएगा, कॉपी लेकर के बैठिए और इस बातों को, पॉइंट्स को आप नोट कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।